बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, न जाने किस बात के आसार नजर आते हैं। आरएसएस के बड़े नेता हैं हुस्साबले, वो कह रहे हैं You should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. क्या आरएसएस अब विदेश नीति को डिक्टेट कर रहा है भारत की सरकार की? आप अपने मित्र बदल सकते हो, लेकिन अपने जो पड़ोसी हैं उनको नहीं बदल सकते हो। हमारे आपके जैसे लोगों को तो देशद्रोही बताया जाता है कि आप तो पाकिस्तान देखिए आतंकवाद का निर्यात कर रहा है और आप जो हैं बातचीत की बात करते हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुक गई है। अमेरिका के आदेश पर इस देश में अब काम हो रहा है। ट्रम्प तो समझ गए कि भाई मोदी जी से हम जितने पंगा लेना चाहते हैं लेंगे, मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होने जा रही है। पश्चिम बंगाल एक तरह से लास्ट नेल इन द कॉफिन। इंडिया गठबंधन तितर बितर हो चुका है। इंडिया अलायंस जो कुछ बचा था वो खत्म हो गया। ये माना जाता था कि इस पूरे खित्ते में चाइना के बरक्स भारत को खड़ा कर रहा है अमेरिका, और चाइना का मुकाबला करने के लिए उसको एक और बड़ी ताकत, एक बड़ा देश चाहिए, और वो है भारत। लेकिन अब आप देखिए, जिस दौरान हम बात कर रहे हैं उसी दौरान तमाम जो अमला है, पूरे जो तमाम ताकतवर लोग हैं अमेरिका के, वो सब लैंड कर चुके हैं चाइना में। चाइना के मुकाबले इंडिया को खड़ा करो। मुझे लगता है कि एक स्टेज ऐसा आया होगा अमेरिका की थिंकिंग में, जब उन्होंने सोचा कि हम कितना भी खड़ा करने की कोशिश करें, भारत और चाइना के बीच में फासला इतना जबरदस्त है, चाइना इतना आगे निकल चुका है कि आज के दिन वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। तो इसलिए अमेरिका ने अपनी नीति में एक फंडामेंटल चेंज किया। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं है चीन का मुकाबला करने के लिए। इंडिया आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल में फंसने वाला है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, न जाने किस बात के आसार नजर आते हैं। अभी 1 साल सिंदूर ऑपरेशन का मोदी सरकार ने बढ़ चढ़कर आन बान शान के साथ मनाया, लेकिन साथ ही अभी कुछ घंटे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू रिलीज हुआ है। जो आरएसएस के बड़े नेता हैं हुस्साबले, उनका इंटरव्यू है। वो सीधे तौर पर विदेश नीति में तब्दीली के तौर पर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, हम तो उनको वीज़ा भी दे रहे हैं और उनके साथ एक तालमेल और एक बातचीत का नया दौर शुरू होना चाहिए। ये एक बड़ा पॉलिसी चेंज है, पहली बात। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या आरएसएस अब विदेश नीति को डिक्टेट कर रहा है भारत की सरकार की। साथ ही इस पूरे दौर में हम देख रहे हैं विपक्षी जो पार्टियां हैं वो पूरे तरीके से डायरेक्शनलेस, दिशाहीन नजर आ रही हैं। और इस तरह से भी, यानी कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी आप देखिए कि विपक्ष ढंग से सरकार को आड़े हाथों नहीं ले पा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में हार के बाद, और इसके अलावा भी हमने देखा कई राज्यों में हार हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल खासकर एक तरह से, मैं कहूँगी, एक अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसे किस तरह से देखा जाए, अब ये पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यशवंत सिन्हा जी मौजूद हैं। यशवंत सिन्हा को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, नई जनरेशन जो कि पिछले 20 साल में पैदा हुई है। यशवंत सिन्हा जी देश के एक नहीं 2 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, साथ ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कुछ साल पहले उन्होंने भाजपा छोड़ी, और सोचिए आपकी ये इनमें से कम जो 3 इनके कार्यकाल हैं, उनमें से 2 कार्यकाल भाजपा की सरकारों में, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब वो मंत्री थे, और अभी कुछ दिनों पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था तब विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उनके कैंडिडेट थे। यशवंत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ, पहले विदेश नीति और उसके बाद मैं आऊँगी घरेलू नीति पर, कि आरएसएस के हुस्साबले अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अभी हम कुछ महीने पहले की बात है कि सिंदूर ऑपरेशन हुआ 1 साल पहले, और उसके बाद हमने पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजा कि हम पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते हैं, पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है। आप आरएसएस की इस पॉलिसी को, बदलती पॉलिसी को, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत धन्यवाद आरफा जी। देखिए, अभी हाल में श्री हौसबोले जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से बातचीत का ये बयान दिया ना, वो अमेरिका गए थे राम माधव के साथ, और वॉशिंगटन में उन लोगों की मुलाकात हुई थी स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से और दूसरे लोगों से। और आपको याद होगा कि राम माधव को माफ़ी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने लगभग यही कहा था कि अमेरिकन को संबोधित करते हुए कि मालिक, मैंने तो सारी बात आपकी मान ली, अब भी हमसे क्यों नाराज हो। तो इसके लिए उनके ऊपर दबाव पड़ा, तो शायद उन्होंने
इसी दबाव के चलते माफी मांगी। हौसबोले साहब भी इस कार्यक्रम में थे। तो जाहिर है कि अमेरिका के इस ट्रिप में वॉशिंगटन डीसी जो ये लोग गए, तो इन लोगों को अमेरिकन्स ने समझाया बुझाया। अब अमेरिकन्स किस तरह समझाते बुझाते हैं ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने ये बयान देखा हौसबोले साहब का कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं बराबर इस बात का कायल रहा हूं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। और आपको ये भी याद होगा कि अटल जी की सरकार में जब हम लोग थे तो सारी दिक्कतों के बावजूद हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखी थी। वो सरकार 2004 में चली गई। अगर नहीं चली गई होती तो पाकिस्तान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया होता। तो पाकिस्तान से बातचीत हो। अटल जी ने ही कहा था ना कि आप अपने मित्र बदल सकते हो लेकिन अपने जो पड़ोसी हैं उनको नहीं बदल सकते हो। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ मित्रता हो, जो भी वहां से आतंकवाद हमारे देश में फैलाया जाता है उसके बारे में बातचीत से एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए और संबंध को सुधारने का प्रयास हो। तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर ये बात अमेरिकी दबाव में कही गई है तब मुझे एतराज है, क्योंकि ये तो हम लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। अमेरिकी दबाव में आकर हम क्यों इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो खैर वो बात जहां कहीं भी हो। जी, दबाव पे आती हूँ, इसी दबाव पर मैं आपसे और सवाल पूछना चाहती हूँ। और मुझे याद है कि वो बड़ा ऐसा दौर था, आप विदेश मंत्री थे और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और इसी दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब लाहौर बस सेवा की शुरुआत की गई, साफमा साउथ एशियन जो है वो साफमा शुरू हुआ, पत्रकारों का समूह, और इसके अलावा एक ट्रेड का समूह भी, साफ्टा भी शुरू किया गया। ये तमाम चीज़ें हो रही थी और उस वक्त बड़ा ही एक रोमांस या ब्रोमांस चल रहा था पाकिस्तान और भारत के बीच। लेकिन जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और मैं भी बातचीत की हमेशा पक्षधर रही हूं। लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों को तो देशद्रोही बताया जाता है कि आप तो पाकिस्तान देखिए आतंकवाद का निर्यात कर रहा है और आप जो हैं बातचीत की बात करते हैं, और अब खुद ही इन्हीं के लोग बातचीत की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, साथ साथ ये भी कड़ी में जोड़ देना चाहती हूँ दर्शकों की जानकारी के लिए, कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के राजदूत अलग अलग जगहों पर जाकर मुलाकात कर रहे हैं लोगों से। कभी वो हमारे जो आर्मी के सेंटर्स हैं वहाँ जाते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत पर बधाइयाँ दे रहे थे। तो ये जो दबाव आपने जिसका जिक्र किया और इस तरह से हम घरेलू स्तर पर इन चीज़ों को देख रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि भारत की विदेश नीति पर बाहरी ताकतों का प्रभाव है? बिल्कुल पहली बार हो रहा है। भारत, देखिए, भारत कमजोर स्थिति में भी रहा है, ताकतवर स्थिति में भी रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के सामने झुकने का काम नहीं किया। इंदिरा गांधी का उदाहरण सबके सामने है। अटल जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनके साथ काम करने का मौका मिला था कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो भागे भागे गए थे वॉशिंगटन डीसी, और क्लिंटन साहब ने उस समय फोन किया था अटल जी को कि नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं, आप भी आ जाइए तो यहाँ मिल बैठकर दोनों के बीच में बातचीत हो जाएगी। अटल जी ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जो सुरक्षा है, देश की जो प्रतिष्ठा है, वो बराबर हर सरकार में सर्वोपरि रही है। और उसके ऊपर कभी आंच आई है तो कोई भी ताकत हमारे सामने हो, हमने उसके सामने खड़े होने का, मजबूती से खड़े होने का काम किया है। अब मुझे कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार, एक तो कहाँ विदेश नीति है, कहाँ जा रही है पता नहीं, भगवान ही मालिक है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुक गई है। अमेरिका के आदेश पर इस देश में अब काम हो रहा है और ये हमारे लिए
बहुत ही ग्लानि की बात है, शर्म की बात है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं यहाँ पर, और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि आप इतने, पहली बात तो समझते हैं इन मुद्दों को, दूसरे ज़ाहिर है इतनी साफ गोई से कहने वाले बहुत कम लोग हैं इस देश में जो दूध को दूध और पानी का पानी अलग कर सकें, आसमान अगर काला है तो उसे गुलाबी ना कहें। मुझे बताइए कि इस तरह से जो हम देख रहे हैं, अभी भी देखिए खबर आई है कि रूस से तेल खरीदना हमने फिर बंद कर दिया है। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त ईरान के विदेश मंत्री भारत की धरती पर मौजूद हैं, इसी शहर में जहां मैं और आप रहते हैं और हम बातचीत कर रहे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। ईरान के साथ हमने जैसे संबंध बनाए, उससे पहले हम देख रहे हैं कि इस पूरी जंग से पहले जिस तरह से इजराइल गए प्रधानमंत्री, और इस पूरी जंग में हमें निष्पक्षता के बजाय हमने एक पक्ष चुन लिया कि हम इजराइल के साथ हैं, और इजराइल के साथ होने का मतलब अमेरिका के साथ हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, एक पूर्व विदेश मंत्री के तौर पर मुझे ये बताइए कि क्या कीमत भारत अदा कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के इस समझौतावादी एटीट्यूड से, उनके इस बर्ताव से, जहां वो नतमस्तक हो गए हैं पूरी तरीके से, इन बड़ी ताकतों के आगे सजदा कर रहे हैं। किस तरह से, क्या कीमत देश अदा कर रहा है उनकी एक फेल्ड विदेश नीति की वजह से? देखिए, ये जो है ना, ये एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन गई है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले किस पद पर थे? वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से सीधा वो बन गए देश के प्रधानमंत्री। भारत सरकार में काम करने का उनको कभी कोई अनुभव नहीं रहा। भारत सरकार में जो काम करता है उसको सीधा विदेश मंत्री नहीं भी हो तब भी विदेश नीति की कुछ कुछ जानकारी रहती है। तो मोदी जी आ गए दिल्ली, एक बड़ा भारी स्टार्ट उन्होंने किया। मैं उसको कबूल करूंगा कि जब उनका स्वेरिंग इन हो रहा था 2014 में, तो आपको याद होगा कि उन्होंने सार्क के सारे देशों के प्रतिनिधियों को, शासनाध्यक्षों को बुलाया था, और वो सब आए भी थे, और लगा कि भाई अब एक जबरदस्त नेबरहुड पॉलिसी होगी, पाकिस्तान के साथ भी हमारे संबंध बेहतर होंगे। मोदी जी ने स्वयं एक बार काबुल से लौटते वक्त अचानक वो इस्लामाबाद में उतर गए थे। उस समय भी एक उम्मीद बंधी थी कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने टोटली मिसहैंडल किया। जो सिचुएशन था उसको टोटली मिसहैंडल किया, और उसके चलते क्या हुआ कि बराबर से जैसे रहा है हमारे देश में कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती है उसका एक पक्ष बन जाता है पाकिस्तान भी, और हमको लगता है कि पाकिस्तान बैशिंग करेंगे हम तो हमारे देश में हमारा बहुत नाम होगा। तो फिर सारी इनिशिएटिव लेने के बावजूद मोदी जी जो हैं वो आ गए उसी धर्रे पर कि हम पाकिस्तान बैशिंग करेंगे, और पाकिस्तान के साथ संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ। ये घोर अफसोस की बात है। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि हौसबोले ने अमेरिकी दबाव में किया हो, जैसे भी किया हो, अगर ये सरकार की नीति का एक इंडिकेशन है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ जी, कि और इसके अलावा पाकिस्तान इससे के पहले, साथ जी हाँ, बातचीत होनी चाहिए। और इससे पहले भी यशवंत जी, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छप चुका है 3 दिन पहले कि हर तरह के आसार नजर आ रहे हैं। ये बयान तो अब आया है, लेकिन इससे पहले भी इंडियन एक्सप्रेस ने तमाम सोर्सेस को कोट करते हुए बोला है कि ये बातचीत अब शुरू होने वाली है। एक तरफ देखिए, भारत की जनता को उल्लू बनाने के लिए धुरंधर जैसी फिल्में बनाई जाती हैं, जहां पर तमाम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जाकर हमारा धुरंधर जाता है और सब कुछ जो है तबाह कर देता है, वहां काले धन को तबाह कर देता है। पाकिस्तान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, और बताया जा रहा है कि तमाम लेफ्ट लिबरल्स, जेएनयू और जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो सब कुछ पाकिस्तान से संचालित हो रही हैं। तो एक तरफ फिल्मों में ये दिखाकर और एक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनाकर आम जनता को उल्लू बनाकर चुनाव जीता जाता है, दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव में आप देखिए कि बातचीत की जा रही है पाकिस्तान से। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि
ये पूरे तरीके से ये अच्छा कदम है और उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन साथ-साथ जो एक तरह का दोहरापन, हिपोक्रेसी है, उसको एक्सपोज़ करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अब मैं आपसे इस कड़ी में आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आरएसएस का ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, जब ये जा रहे हैं अपने विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं और जैसा आपने राम माधव का ज़िक्र किया, माफ़ी भी माँगनी पड़ी। ये कहा कि बेहुज़ूर हमसे क्या गलती हो गई, हम ये लिटरली जो आप कह रहे हैं उन्हीं शब्दों में कहा गया। एक और बात और आई है प्रकाश में, वो ये भी कि ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ पे, ख़ासकर मुसलमानों पे भारत में ज़ुल्म नहीं ढाया जा रहा है, उनके साथ कोई गैर बराबरी और कोई प्रताड़ना नहीं हो रही है। ये भी जाके कन्विंस किया जा रहा है अमेरिका में। तो ये ज़रूरत कैसे आन पड़ी? क्या पहले भी ऐसा होता था? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पहले कभी ऐसा नहीं होता था और ये पहली बार। देखिए, जब आदमी झुक जाता है ना तो कितना फिर नीचे झुकेगा, झुकता चला जाएगा, ये कहना मुश्किल है। और मुझे जिस बात का डर है वो ये है कि हम ट्रम्प के सामने झुक गए। ट्रम्प ने हमारे लोगों को, सो कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को, किसमें, बेड़ियों में जकड़कर भेजा था ना अपने प्लेन में। हमने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। कोलंबिया जैसे देश ने प्रोटेस्ट किया, छोटे देश ने, हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। तो ट्रम्प तो समझ गए कि भाई मोदी जी से हम जितने पंगा लेना चाहते हैं लेंगे, मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होने जा रही है, और नहीं हुई। और अब हम जो भी कारण हो, एप्स्टीन फाइल्स हो और भी कोई कारण हो, मैं नहीं जानता हूं कि मोदी जी के बारे में ट्रम्प के पास क्या खबर है, लेकिन जाहिर है कि ट्रम्प के सामने मोदी जी खड़े आज के दिन नहीं हो सकते हैं। और अभी वो 5 देशों की यात्रा पर गए हैं, भगवान उनको जरूर सुकून दे। बहुत मेहनत करके वो गए हैं, चुनाव में इन देशों में थोड़ा आराम करके लौटेंगे, रीइन्विगोरेट होकर लौटेंगे। लेकिन आपने एक बात और नोटिस किया होगा कि अब स्थिति ये आ गई है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय, मोदी जी वॉशिंगटन डीसी तो नहीं जाते हैं, जिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ट्रम्प मौजूद होता है उसमें भी मोदी जी नहीं जाते। अभी क्वाड की मीटिंग है, उस समय ट्रम्प आएगा नहीं आएगा भगवान जाने, लेकिन ट्रम्प से मोदी जी भागे भागे फिर रहे हैं और उसके साथ साथ ट्रम्प के सामने झुकने का भी काम कर रहे हैं। वहां से आदेश होता है, आता है, मोदी जी उसका पालन करते हैं। यानी उनका सामना करने से बचते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक थी, उसमें मोदी जी ने कहा कि वो ऑनलाइन प्रेजेंट होंगे, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें वहां पेश किया गया, बजाय इसके कि वो आमने सामने होते। अब आखिरी सवाल, इस कड़ी में सवाल नहीं बल्कि एक टिप्पणी ये है कि अब मैं तो ये सोच रही हूँ यशवंत जी कि आप देखिए कि माना जाता था कि इस पूरे खित्ते में चाइना के बरक्स भारत को खड़ा कर रहा है अमेरिका, और चाइना का मुकाबला करने के लिए उसको एक और बड़ी ताकत, एक बड़ा देश चाहिए, और वो है भारत। लेकिन अब आप देखिए, जिस दौरान हम बात कर रहे हैं उसी दौरान तमाम जो अमला है, पूरे जो तमाम ताकतवर लोग हैं अमेरिका के, वो सब लैंड कर चुके हैं चाइना में, जिसमें न सिर्फ कि उनके राष्ट्रपति, उनका पूरा कैबिनेट, बल्कि बाकायदा उनकी बड़ी कंपनियों के सारे सीईओ, एलोन मस्क से लेकर तमाम लोग वहां मौजूद हैं। और चाइना से कारोबार दिलाने के लिए, प्रोजेक्ट्स और वो दिलाने के लिए वो वहां लेके गए हैं अपने तमाम सीईओs को। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये भी जो जरूरत थी, वो जरूरत भी भारत की खत्म हो जाएगी। सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हूँ। और ये तो मैं, हम लोगों को पहले से पता था कि जो पहले नीति थी कि भाई चाइना के मुकाबले इंडिया को खड़ा करो, मुझे लगता है कि एक स्टेज ऐसा आया होगा अमेरिका की थिंकिंग में, जब उन्होंने सोचा कि हम कितना भी खड़ा करने की कोशिश करें, भारत और चाइना के बीच में फासला इतना जबरदस्त है, चाइना इतना आगे निकल चुका है कि आज के दिन वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, और भारत से उसका फासला था वो बहुत बढ़ गया है।
तो इसलिए अमेरिका ने अपनी नीति में एक फंडामेंटल चेंज किया। वो फंडामेंटल चेंज ये था कि अमेरिका के साथ दोस्ती कर लो। आप अमेरिका चीन के साथ दोस्ती कर ले, चीन को घेरने के बजाय चीन के साथ दोस्ती करो। और इसी क्रम में ट्रंप आज चीन गए हैं। अब हमें अपनी विदेश नीति में भी एक फंडामेंटल शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एक एडवांटेज हम समझते थे है वो हमारे हाथ से निकल गया। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं है चीन का मुकाबला करने के लिए। तो हमको खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। और इसमें न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि हमें सामाजिक दृष्टिकोण से भी, ये जो हम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर हम नहीं चेंज करते हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में, और एक फंडामेंटल शिफ्ट नहीं होता है ना, तो इंडिया आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल में फंसने वाला है। अब मैं आपसे कुछ सवाल लेना चाहती हूँ इंडिया अलायंस के भविष्य को लेकर। आप मुझे बताइए, खासकर पश्चिम बंगाल में जो ये हार हुई है ममता बनर्जी की, जो एक बड़े शेरनी की तरह मैं कहूँगी, एक बड़ी आवाज़ बन के, एक रेजिस्टेंस की आवाज़ बन के, प्रतिरोध की आवाज़ बन के उभरी थी, बल्कि उन्होंने वो रोल अदा किया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो सब कुछ अब ढह रहा है। और मुझे लगता है, क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि इंडिया अलायंस अब तक के सबसे कमज़ोर दौर में है? और खासकर ममता बनर्जी को भी याद तब आई इंडिया अलायंस की जब वो चुनाव हार गई। बिल्कुल, इंडिया अलायंस अब बचा नहीं है। और जो भी कारण रहा हो, कांग्रेस पार्टी जिस तरह जंप करी विजय के सपोर्ट में तमिलनाडु में, और जिस तरह उन्होंने छोड़ दिया डीएमके को, उसके बाद इंडिया अलायंस जो कुछ बचा था वो खत्म हो गया। और आपको ये भी आपकी जानकारी में होगा कि जब ममता बनर्जी ने कहा चुनाव हारने के बाद कब मैं सारे विपक्ष को एकजुट करूंगी, तो तुरंत उसका विरोध हुआ लेफ्ट पार्टीज की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक गलत सोच है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इकट्ठा होना चाहिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में इकट्ठा होना चाहिए। बहुत लोगों को ये पसंद नहीं है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन तितर बितर हो चुका है। इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों को फिर से इकट्ठा करने के लिए फिर से नए प्रयास की जरूरत है। और जब तक एक नया प्रयास नहीं होगा, तब तक इंडिया गठबंधन नाम के वास्ते कागज में रहेगा, लेकिन अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि जब नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीतती जा रही है बाय मींस फेयर और फाउल, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बाय मींस फाउल वो जीतती जा रही है, उस समय इंडिया गठबंधन इस तरह बिखर रहा है। मेरे सवाल के दो हिस्से हैं जो आपके जवाब से निकला है सवाल। उसमें ये है कि पहली बात तो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ये बात नागवार गुजरती है बाकी एलाइज को कि उसी के छाते के अंदर क्यों आए लोग। तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये होगा कि क्या कोई और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसका असर हो, कितने भी बुरी हालात में सही, तब भी सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी ही कहलाएगी। विपक्ष का नेता भी इस वक्त राहुल गांधी ही है हमारी संसद में देखा जाए। तो क्या कोई और पार्टी हो सकती है जिसके तहत एक क्षेत्रीय या एक कमज़ोर या छोटी पार्टी बन के कांग्रेस पार्टी आ जाए? क्या आपको लगता है कि उनका ये एटीट्यूड गलत है? और दूसरी बड़ी बात ये है कि क्या आप इसमें वजह क्या देखते हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों का जो आप जिक्र कर रहे हैं? बड़ी ही शॉकिंग बात थी। मुझे लगता था कि अखिलेश यादव मिलने गए थे ममता बनर्जी से और एक तरह की एकजुटता दिखने की कोशिश हो रही थी। फिर से लग रहा था कि शायद एक नई जिंदगी मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी इंडिया अलायंस को। लेकिन डीएमके का ये डेवलपमेंट केरला और उसके तमिलनाडु और इसके बाद ये वाली जो बात हुई है, इससे तो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। तो पहले कांग्रेस नहीं तो कौन? और दूसरा, क्यों कहा कांग्रेस और साथ साथ लेफ्ट पार्टियों ने कि हम साथ नहीं आएंगे? देखिए, एक आपने सुना होगा कि पास्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि पार्टियां इकट्ठे आई हैं और किसी को नेतृत्व संभालने को नहीं कहा गया है, उसमें सब लोग बराबरी के आधार पर शामिल होते हैं। अगर मैं आज के दिन भी आपसे कह रहा हूं, पहले भी मैंने इस प्रस्ताव को रखा था कि सब पार्टियां इकट्ठे आए और एक कमिटी ऑफ इक्वल्स बने, एक ऐसी कमिटी बने जिसमें सब लोग बराबर हैं और उसमें किसी का नेतृत्व नहीं हो।
टेबल जो हो वो गोल मेज हो, गोल टेबल हो, जिसमें ऐसा नहीं लगे कि जो अध्यक्ष है वो कहीं बैठा हुआ है, बाकी लोग कहीं और बैठे हैं। और इसमें एक बात बहुत आवश्यक है अरफा जी, जिसको मैं जोर दे के बराबर कहता रहा हूं, कि इस गठबंधन का एक मजबूत सचिवालय होना चाहिए। इंडिया गठबंधन इतने दिनों से बना हुआ है, उसका सचिवालय कहाँ है? कौन इशू करता है नोटिस की मीटिंग्स कहाँ होंगी, कब होंगी? तो मान लीजिए कि कोलकाता में मीटिंग होनी है, तो वहां ममता बनर्जी प्रिजाइड करेंगी। कर्नाटका में मीटिंग होनी है तो कांग्रेस पार्टी प्रिजाइड करेगी। कहीं और मीटिंग होनी है तो कोई और प्रिजाइड करेगा। यूपी में मीटिंग होनी है तो अखिलेश प्रिजाइड करेंगे। और एक कमिटी ऑफ इक्वल्स बने, एक मजबूत सचिवालय बने, और जो काम कांग्रेस पार्टी सेंटर में रह के, केंद्र में रह के करना चाहती थी, वो काम सचिवालय को करना चाहिए, जिससे कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे करके इस गठबंधन में बने। और ऐसा नहीं हो कि शुरू से ही लोग बिदक जाएं कि भाई ये तो राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करना है, हम नहीं करेंगे। अब क्या हुआ ना, नीतीश कुमार चले ही गए छोड़कर इंडिया गठबंधन को। पटने में उन्होंने मीटिंग की थी इंडिया गठबंधन की, बड़ी भारी मीटिंग हुई थी, लेकिन कुछ बातें उनको नापसंद आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए। ये आप बहुत दुरुस्त बात कह रहे हैं और शायद ये पूरा स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतनी दूरंदेशी से सोच पाते हैं इस बात को। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप इक्वल्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी पॉलिटिक्स तो है, ये तो प्रतिस्पर्धा की कंपेटिटिव पॉलिटिक्स है। इसमें कैसे इक्वल्स हो सकते हैं? अभी कांग्रेस पार्टी को देखिए, अपने बहुत बुरे दौर में भी अभी 2 नए राज्य हम देख रहे हैं। या तो तमिलनाडु का भी हम जिक्र कर लें, उधर हम केरला में भी उनकी सरकार बन गई है। तो बुरे दिनों में भी देखिए आपके कई राज्यों में उनकी सरकार है फिलहाल, या वो पार्टनर्स हैं उन सरकारों में। तो ऐसे में इक्वल्स की सरकार कैसे बनेगी? और अब मुझे बताइए कि क्या आप टीएमसी का भविष्य क्या देख रहे हैं? आप आज भी हम जब बात कर रहे हैं, ये बात ममता बनर्जी अपने गाउन पहनकर, एक लॉयर का, एक वकील का गाउन पहनकर अदालत में गई हैं, और जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है उसमें जो मुकदमा चल रहा है उसमें वो शायद खुद जिरह करेंगी या जो भी कुछ करेंगी, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं। तो ममता बनर्जी, आपको लगता है एक विपक्ष के नेता के तौर पर क्या अपना जो किला मैं कहूँ उसे, या अपना जो घर है वो संभाल पाएंगी, या आपको लगता है कि टीएमसी बिखर जाएगी? क्योंकि वहाँ तो यही होता है कि सड़क का गुंडा या सड़क का राजा जो होता है वो वही होता है जिस पार्टी की सरकार होती है। तो मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं कि इक्वल्स पहली बात तो कैसे माना जाए जब अलग अलग पार्टियों का राष्ट्रीय जो वजन है वो अलग अलग है, और दूसरी बड़ी बात कि बंगाल में अब आप क्या होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में धीरे धीरे करके पहले तो क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर क्षेत्रीय पार्टियां उभरी, और उसके बाद हिंदी भाषा भाषी जो भाग है हमारे देश का, वहां पर भी क्षेत्रीय पार्टी उभरी। जेडीयू बिहार में, समाजवादी पार्टी यूपी में, आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ जो था वो कांग्रेस का एक जमाने में होता था, लेकिन उसमें सेंधमारी हुई है क्षेत्रीय दलों के द्वारा। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को भी। दूसरी बात कि जो क्षेत्रीय दल है उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी नेता विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी 100 सदस्य उसके हैं लोकसभा में, सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका तो एक स्थान है, उसको आप नहीं छीन सकते हैं उससे। तो दे हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि भाई हम तो हैं वहां पर। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां बंगाल में बीजेपी का मुकाबला टीएमसी करेगी, ममता बनर्जी करेगी, और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो वहां मुकाबला करेंगे, एक बड़ा भारी हिंदी बेल्ट का भूभाग है जहां पर कि सीधे मुकाबला है कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके अलावा कश्मीर के हिस्से में कुछ
कुछ पंजाब में, अब तो नहीं उतना, उत्तराखंड, और हिमाचल, अगर लेकिन लोकसभा की सीटें मान लिया जाए तो 200 से भी ज्यादा, 220 सीटें शायद माना जाता है, जहां सीधा सीधा मुकाबला है भाजपा सीधा और कांग्रेस का। बीजेपी और, तो कांग्रेस पार्टी को क्या कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? उनको ममता को बंगाल में डिस्टेबलाइज करने के बजाय ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बीजेपी का मुकाबला कर सके इन 200-220 सीटों पर, और बीजेपी को शिकस्त दें। बीजेपी को जब तक यहां नहीं हराएंगे आप, तब तक बीजेपी को देश में हराना मुश्किल है। तो एक तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, विपक्ष रीजनल पार्टीज को मान के चलना पड़ेगा, भाई कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी को ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम अपना नेतृत्व असर्ट करें ना करें, हम तो ही हैं सबसे बड़े पार्टी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में ही हैं। तो एक तो ये बात आपने कही। दूसरी बात जो है वो ये है, क्या था आपका प्रश्न दूसरा? मैं तृणमूल के बारे में पूछ रही थी कि क्या तृणमूल बच पाएगी? हाँ, तृणमूल बचेगी, तृणमूल बचेगी, क्योंकि तृणमूल एक बूथ लेवल तक की पार्टी है ना, उसको इतने आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए एक चुनाव में हार कर तृणमूल खत्म हो जाएगी। तृणमूल बंगाल में रहेगी, मजबूती के साथ रहेगी, और बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है बंगाल में तो तृणमूल ही कर सकता है, ममता बनर्जी ही कर सकती है। और ये चुनाव तो लूटा हुआ चुनाव है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस लूटे हुए चुनाव के बाद, और ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मैं उत्तर प्रदेश चुनाव पर इस बहस को खत्म करना चाहती हूँ कि ये बताइए, उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत गंभीर चिंताएं हैं कि विपक्ष एक बड़ा खेमा, आप हमारे ऑडियंस को भी अगर आप देखें तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग यानी लिख रहे हैं इस बात को, और इसको एक आम आदमी की आवाज़ समझा जाए कि वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव विपक्ष क्यों लड़ रहा है, क्योंकि ये पहले से पता है कि ये मैच फिक्स्ड है, तो फिर भी आप चुनाव लड़ने और जीतने की ये तमन्ना रखते हैं, जबकि पहले से पता है कि कौन जीत रहा है। एक तरह से ये एक दीवाने का ख्वाब जैसा है कि मैं फिर भी अड़ जाऊंगा, मैं फिर भी लड़ जाऊंगा। टीएमसी को भी पहले पता था कि इस चुनाव में धांधली होने वाली है, एसआईआर को लेकर भी पूरी तरीके से पता था, उनके नेताओं से मेरी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड दोनों बातचीत होती रही, लेकिन वो किसी एक खाम ख्याली में थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि इसके बावजूद भी हमारा मार्जिन इतना हाई है कि हम फिर भी जीत जाएंगे। लेकिन वो धराशायी हो गई, वो ज़मीन के बल औंधे मुंह आके गिरे, वो जो तमाम जो खाम ख्याली ओवर कॉन्फिडेंस था। उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या कह रहे हैं? फिलहाल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ईडी, आईटी, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। अभी पंजाब में भी आप देखिए क्या हो रहा है मंत्रियों के साथ वहाँ। ऐसे में क्या विपक्ष को ये एसआईआर और इलेक्शन कमीशन की धांधली का मुद्दा उठाना चाहिए या चुनाव की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, विपक्ष के सामने यक्ष प्रश्न एक आ गया है, और मेरी सिफारिश तो ये होगी कि जब तक चुनाव आयोग के कार्यकलापों में परिवर्तन नहीं होगा, और जो नहीं होने वाला है, विपक्ष को इस देश में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। जहां पर एसआईआर के माध्यम से आप उन सब लोगों का नाम काट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाले हैं, और वो आसानी से पहचाने जाते हैं ऐसे नाम, उत्तर प्रदेश में वही खेल कर रहे हैं ये लोग। तो इसलिए विपक्ष को या गैर भाजपा पार्टियों को अब चुनाव जीतना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की संख्या 303 से घटकर 240 पर आ गई, तब मुझे लगता है कि मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार के साथ बैठकर ये तय किया कि अब आगे से चुनाव लड़ने का फॉर्मूला जो है ऐसा बनाया जाए कि हम कोई चुनाव नहीं हारे। उसका जितने प्रदेशों के चुनाव हुए हैं वो नहीं हारे। तमिलनाडु केरलम की बात छोड़ दीजिए, वहां पर तो इनका वजूद ही नहीं है। तो अब जहां ये चाहेंगे वो चुनाव जीतेंगे एसआईआर करा के। और अगर इसके मुकाबले में विपक्ष मजबूती से खड़ा नहीं होता है, और जब मैं कहता हूं मजबूती से खड़ा, तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या न्यायपालिका की शरण में जाइए, नहीं, आप आंदोलन कीजिए इसके खिलाफ, आप कीजिए चुनाव का बहिष्कार। टेक द मॉरल अथॉरिटी आउट ऑफ दीज इलेक्शंस, जिसमें ये जीत के कहते हैं ना कि देखो हम जीत गए, तो इसको ये संतोष उनको मत होने दीजिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि विपक्ष के लोग इस पर बैठकर विचार करें
और एक निर्णय पर पहुंचे। मेरी सिफारिश है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि आने वाले दिनों में जब तक ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयोग इस तरह कार्यकलाप कर रहा है, तो चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल चौंकाने वाली बात कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने अपनी एक पूरी उम्र गुजार दी है राजनीति में, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि सत्ता के लिए भी, क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल ज़ाया और बेकार होता है। आंदोलन की बात आप ये कह रहे हैं कि सड़क पे जाइए, आम आदमी के पास जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशवंत सिन्हा जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।